अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी के साथ और निरंतरता के साथ लगे रहिए। सफलता असफलता सबको मिलती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट से मिलती है। जब मैं 10वीं का पढ़ाई कर रहा था उस समय बहुत सारे ऐसे अधिकारी आए, उसके बाद से उनके कार्यों को देख करके ऐसा लगा कि हाँ, सिविल सेवा भी एक क्षेत्र होता है जहाँ पे आप अपने समाज को, अपने क्षेत्र के लिए या अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे समाज में एक ऊंची प्रतिष्ठा के साथ अपने कार्यों से जनता का, समाज के निम्न वर्गों का, समाज के निचले पायदान तक जो भी लोग हैं उनका योगदान, उनका भलाई कर सकते हैं। उसके बाद से मैं सिविल सेवा के बारे में जाना और उसके बाद से मैं इसी क्षेत्र के हिसाब से अपना प्रिपरेशन चालू कर दिया। वह क्षण कब आया जब आपने सिविल सेवा की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया? मैं सिविल सेवा को देखते हैं उसी के हिसाब से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुना और जब मैं ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में था उसी समय से पूरी तरीके से मैं सिविल सेवा के प्रति समर्पित हो गया और 3rd ईयर से ही मैं कोचिंग इलाहाबाद में स्टार्ट कर दिया और उसके बाद से इस सिलसिला जारी रहा। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? हमारी प्राथमिक शिक्षा पहला और दूसरा क्लास तक मैं गाँव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा। उसके बाद से मैं दूसरी के बाद से मैं 7वीं तक घुटनी के श्री गौरा अकेडमी से और फिर 8वीं से 10वीं तक लोकमान्य तिलक हाई स्कूल घुटनी से किया और फिर आगे की पढ़ाई गोरखपुर से इंटर और उसके बाद से स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। सिविल सेवा से सिर्फ यही एक लक्ष्य था कि कोई और विकल्प आपने चुन रखा था? मेरा एक पहले से चूंकि 10वीं में जो मेरा बन गया था कि लक्ष्य सिविल सेवा में ही जाना है, तो इस क्षेत्र में चूंकि IAS और PCS के यही 2 विकल्प हैं जो सिविल सेवा से संबंधित है, तो मैं IAS और PCS पे ही विशेष रूप से फोकस रहा। हाँ, इस बीच में मैं कई पेपर दिया जहाँ पे मुझे सफलता भी मिली, असफलता भी मिली, लेकिन मैं पूरी तरीके से समर्पित था सिविल सेवा के प्रति। आप अपने सफलता के पहले टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे? चूँकि जब इलाहाबाद और दिल्ली में जब रहने लगा तो उस समय टॉपर से बातें भी होती थी, वो आस पड़ोस के भी होते थे या बहुत सारे लड़के जो सिविल सेवा में निकलते थे, UPPCS हो या UPSC हो, तो वहाँ पे एक तरीके से ऐसा नहीं था कि बहुत दूर के लोग होते हैं। अब हमारे दोस्त भी, सीनियर भी बहुत सारे लोग होते थे, तो उनके बारे में आदमी अच्छे से जानता था। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं था कि टॉपर्स ऊपर से आते हैं, ऐसा था कि टॉपर्स हमारे बीच से ही होते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं। तो उनके प्रति था कि हाँ, उनको देखते हुए आदमी ने सीखा कि हाँ, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या कठिनाइयाँ है। आपका ऐच्छिक विषय क्या था? मेरा वैकल्पिक विषय इसमें इतिहास रहा है और इतिहास में मैं अच्छा नंबर भी पाया था, जिसकी वजह से मुझे इसमें सफलता प्राप्त करने में बहुत सहयोग मिला। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि हिंदी माध्यम से ज़्यादा सफल होते हैं या इंग्लिश मीडियम के, मतलब मीडियम क्या अच्छा होना चाहिए सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए? देखिए, माध्यम तो सब हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या जो भी लिपि में आप लिख रहे हो सब ठीक है, लेकिन अगर अभी जैसे वर्तमान में देखा जाए तो UPSC हो या स्टेट PCS हो, सब जगह पे इंग्लिश मीडियम का एक तरीके से बोलबाला ज़्यादा है, उनका सिलेक्शन होने का परसेंटेज भी ज़्यादा है। इस आधार पर कह सकते हैं कि UPSC हो या BPSC हो या अन्य स्टेट PCS हो, वहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही है और हिंदी माध्यम वाले भी अपने काबिलियत पे, अपने कठिन परिश्रम की बदौलत वो लोग भी अच्छे रैंक ला रहे हैं। तो इस स्थिति में कहा जा सकता है कि दोनों ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इंग्लिश को वरीयता दिया जा रहा है। अच्छा अग्नेश जी, एक और बात बताइए कि साइंस सब्जेक्ट से BPSC या UPSC में सफलता ज़्यादा पाया जा सकता है या आर्ट्स सब्जेक्ट से, या कॉमर्स वाले ज़्यादा जाते हैं? अपना एक ओपिनियन बताइए। जी सर, ऐसा नहीं है कि आपको UPSC या स्टेट PCS निकालने के लिए किसी एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के टॉपर आते रहते हैं, कभी आर्ट्स के भी आते हैं, कभी साइंस के भी आते हैं। और ये भी देखा गया कि जो IITian है या MBA किए हुए हैं या MBBS किए हुए हैं, वो लोग अपना मूल सब्जेक्ट छोड़ करके वैकल्पिक विषय के रूप में सोशल साइंस ही रखते हैं, जिसमें ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया या अन्य चीज़ें। तो इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये खराब है। सब सब्जेक्ट अच्छे हैं, बस इसमें जब स्केलिंग में आपका नंबर उठ जाए, जिस साल जो सब्जेक्ट बूम कर गया उसके रिजल्ट के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। क्या आप अपने सफलता के प्रति आश्वस्त थे पूरा? ऐसा नहीं है, लगातार मैं चूंकि 18 मेंस दे चुका था और लगातार भी दे रहा था, कई बार इंटरव्यू और कई बार मेंस, PT तो मेरा लगातार हो रहा था। ये मेंस में कभी फेल हो जा रहे थे, कभी इंटरव्यू में फेल हो जा रहे थे। ये BPSC में मेरा 3रा इंटरव्यू था, इसके अलावा मैं UPPCS में भी कई इंटरव्यू दिया हूँ, तो लगातार असफलता मिल रही थी। तो इसलिए इस बार भी उस तरीके से आश्वस्त नहीं था कि हो ही जाएगा या नहीं होगा। तो चूंकि इस बार मेरा मेंस काफ़ी अच्छा गया था और इंटरव्यू भी ठीक गया था, और मेरे जो भाई हैं, इसके अलावा जो भी नाते रिश्तेदार और खासतौर पर मेरे दोस्तों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हर जगह पर, दिल्ली हो या इलाहाबाद हो या पटना हो,
उन लोगों का सहयोग अमूल्य रूप से बना रहा और उन्होंने मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर सफलता में उनका सहयोग रहा और मैं इन सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके बिना इस मुकाम तक पहुँच पाना असंभव था। तैयारी के विषय में, तैयारी जब आप कर रहे थे उस समय टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे, कैसे आपको टाइम निकाल कैसे क्या करते थे? देखिए, सिविल सेवा में काफी बड़ा क्षेत्र होता है। यहाँ पे पढ़ने के लिए ब्रह्मांड, एक तरीके से कहा जाए कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें दिख रही है वो सारे सिविल सेवा के अंतर्गत आते हैं, यानी सारे उसके सब वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपका अपना दायरा, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा क्या रेंज है, हम कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं। तो अपना सभी लोगों को अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होता है और उसके आधार पर सब लोगों को अपना तैयारी करना चाहिए और जो कमजोर है या वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जहाँ पे आपको लगता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं उस पर ज़्यादा भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप कर सकते हैं या सारे स्टूडेंट इसी सूत्र पे चलते हैं। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट, जैसे प्री का पेपर हो तो आप प्री के हिसाब से पढ़िए और मेंस का पेपर चल रहा है या मेंस होने वाला है तो आप मेंस वाले मूड में आ जाते हैं, यानी आप या इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के मूड में, यानी ये 3 चरण में होता है। जैसे आप इसको क्रिकेट की भाषा में समझ सकते हैं कि टेस्ट मैच, वनडे और T20। तो इस तरीके से आप जिस फॉर्मेट में खेलना चाह रहे हैं या जिस फॉर्मेट का एग्जाम है उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट और अपनी रणनीति बना करके चलना पड़ता है। सामान्य विषय जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सामान्य विषय में बहुत सारे लड़के उसको थोड़ा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इनकम्प्लीट हो जाते हैं। ऑप्शनल पेपर और सामान्य पेपर कैसे चुना जाता है, कैसे चुनना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, सामान्य अध्ययन क्या है, यानी जीएस का पेपर तो सारे लोगों के लिए कॉमन होता है, कहीं भी यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सब जगह कॉमन होता है। और रहा एक वैकल्पिक विषय, नहीं, वैकल्पिक विषय में सब लोग अपने हिसाब से चुनते हैं, सबका एक होता है वैकल्पिक विषय। तो हर स्टेट में या हर पीसीएस में सब्जेक्ट का कब कौन सा सब्जेक्ट उठ जाएगा, बूम कर जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता है। एक स्केलिंग पद्धति भी होती है, वो किसी को आइडिया नहीं चल पाता है कि उसके अंतर्गत किस सब्जेक्ट से कितना नंबर काटा जाएगा, किस सब्जेक्ट को कितना उठाया जाएगा। तो इस आधार पे वो आयोग के माध्यम से ही क्लियर हो पाता है जब फाइनल रिजल्ट आता है कि हाँ इस बार कौन सा सब्जेक्ट उठा है, कौन सा सब्जेक्ट गिरा है। जैसे 64वीं में देखा जाए तो मैथ वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, 20 में अंडर 20 में लगभग 12-13 स्टूडेंट मैथ के थे, लेकिन इस बार 65वीं में देखा जाए तो अंडर 20 में 14-15 लड़के मानविकी विषय के हैं, यानी सोशल साइंस के। इस तरीके से सब्जेक्ट वेरिएशन करते रहता है हर साल, कभी ज्योग्राफी बूम कर गया तो कभी हिस्ट्री कर गया, कभी मैथ कर गया, कभी इकोनॉमिक्स कर गया। तो ये एक तरीके से आयोग के ऊपर उस साल के पेपर पे डिपेंड करता है, पहले से इसको आप निर्धारित नहीं कर सकते। निबंध की तैयारी आपने कैसे की? देखिए, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में निबंध का नंबर जुड़ता है, लेकिन बिहार में निबंध का पासिंग होता है। निबंध और हिंदी के साथ में होता है जो केवल क्वालिफाइंग होता है। तो निबंध यहाँ पे इशू नहीं था सारे लड़कों के लिए। और यहाँ पे बिहार बीपीएससी में सब्जेक्ट और आपका जीएस दोनों पेपर ये काफ़ी डिसाइडिंग होता है। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की? हाँ, इंटरव्यू की तैयारी चूंकि मैं पहले से भी दे रहा था, लगातार ये मेरा 6वां इंटरव्यू था, तो इस आधार पर पहले से बहुत सारी चीज़ें मेरा तैयार हो चुका था कि बायोडाटा क्या है, मतलब बायोडाटा से संबंधित और भी जो बेसिक चीज़ें हैं अपना सब्जेक्ट से संबंधित, तो चीज़ें सब तैयार था। तो हाँ, लेकिन मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बीच चूँकि मेरा 65वीं का मेन इंटरव्यू और 6वीं का मेन दोनों साथ में ही था। एक मेंस 6वीं का 28 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक था और इंटरव्यू 4 अगस्त को था। तो समय कम मिल रहा था, दोनों में बैलेंस बना करके चलना पड़ रहा था कि मेंस भी ना छूटे और इंटरव्यू भी ना छूटे, क्योंकि एक अगला प्रावधान है, एक अंतिम चरण पे है। तो दोनों के बीच बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी हो रही थी। और इस बीच में मॉक इंटरव्यू देने के लिए पटना में 2-3 बार मतलब यहाँ घर से गया और ऑनलाइन भी दोस्तों के साथ जुड़ा रहा। और पर डे मतलब जो भी हमारे सर्किल है उन लोगों के माध्यम से पर डे 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी जो साथ का स्टूडेंट है उनके साथ में मोबाइल के माध्यम से घर पे ही था, घर पे था, तो इसलिए उनके माध्यम से ऑनलाइन इंटरव्यू मैं दे रहा था। और पटना में 2-3 इंस्टीट्यूट का भी मैंने उनका भी सहयोग लिया। अच्छा, आप कोई कोचिंग संस्था का भी सहारा लिए थे बीपीएससी की तैयारी में? देखिए, जब मैं शुरू में दिल्ली गया था यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो उसी समय मैंने जीएस का और सब्जेक्ट का तैयारी कर लिया था। तो दिल्ली में मैं इसका तैयारी किया। उसके बाद से बीपीएससी के लिए अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जो यूपीएससी का तैयारी कर लेते हैं एक बार, वही चीज़ें कहीं ना कहीं हर जगह स्टेट पीसीएस हो वहाँ पे आते रहते हैं। कहीं कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा होता है, कहीं थोड़ा कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो इस सब चीज़ें, तो इसके लिए अलग से कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, जो पहले से पढ़े हुए थे, पहले से कोचिंग लिए हुए थे, वही काम किया है इसमें। आप आने वाले जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति
ईमानदारी के साथ और निरंतरता के साथ लगे रहिए। सफलता असफलता सबको मिलती है, ऐसे घबराना नहीं चाहिए। किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट से मिलती है, लेकिन आप इसको लगातार इसको एक प्रक्रिया मानते हुए और निरंतर रूप से इसमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होकर के लगातार लगे रहिए और एक दिन आपका भी जरूर आएगा कि आप सफल लोगों की श्रेणी में शामिल होंगे। और जैसे अन्य लोगों का इंटरव्यू चलता है या अन्य लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, वैसे ही अन्य अभ्यर्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनका भी ऐसा दिन आएगा कि उनसे भी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए या उनका इंटरव्यू लेने के लिए लोग तैयार रहेंगे। हाँ, तो ये थे अग्नेश यादव जी, जिन्होंने बीपीएससी में 286वां रैंक लाकर अपने क्षेत्र और अपने समाज का नाम रोशन किया। दबंग 24 से मैं धनंजय यादव।